अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। कौमी क्रिकेट टीम की टेस्ट कारकर्दगी के पर तो सवालात उठ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का दूसरा पैराव T20 था। पिंडी में होने वाले T20 के पहले मुकाबले में शायकीन क्रिकेट ने तो मायूस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सवालिया निशान पर ही मबनी थी। पाकिस्तान टीम के बैटर्स ने जिस मयार की बैटिंग की उस पर तो तनकीद के नश्तर बरस रहे हैं, लेकिन गेंदबाजों की कारकर्दगी भी बड़ी हैरान कुन रही। पाकिस्तान ने टॉस जीता और जनूबी अफ्रीका को बल्लेबाजी करने का मौका दिया, लेकिन वहां जनूबी अफ्रीका ने जिस मयार की बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि पिंडी की पिच पर भरपूर बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। जहां जनूबी अफ्रीका की जानिब से शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीकन बैटर्स ने 9 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए और पाकिस्तान को 195 रन का हदफ दिया, जिसका ताकुब करते हुए पाकिस्तानी बैटर्स तू चल में आया कि सिलसिले को जारी रखे हुए थे। पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर 18 ओवर पर ही पवेलियन की राह देख चुकी थी। पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी 139 रन के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। पाकिस्तान के बड़े बड़े सूरमा, वो आया बाबर आजम हो या फिर साइम अयूब, नाकाम होकर पवेलियन जा पहुंचे। कप्तान की कप्तानी पर तो सवालात का तूफान बरपा हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब यह भी सवाल किया जा रहा है कि फ़हीम अशरफ से कप्तान ने बॉलिंग क्यों नहीं कराई। आया ये भी सवाल किया जा रहा है कि कप्तान के लिए साइम अयूब बैटर है या बॉलर हैं। यह भी बात की जा रही है कि सलमान अली आगा, जिन्होंने अपनी कप्तानी में अब तक 11 T20 मैचेस खेले हैं और 128 रन सिर्फ बनाए हैं, क्या वो बहैसियत कप्तान टीम में शमूलियत के हकदार हैं। दूसरी जानिब कप्तान से जब इससे मुतालिक सवाल किया गया तो कप्तान ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की, हम कोशिश कर रहे हैं टीम में जो गलतियां हैं उसे ना दोहराएं। मजीद उन्होंने क्या क्या मुलाहिजा करें। We just need to do proper batting shift, like we have to take singles and doubles and make a partnerships, and the partnerships are missing right now in the middle. And if you have like good partnership, then you can chase these kind of totals. But we are right now we're just losing too many wickets in the middle, and that's causing us a game as well. You spoke about the bowling earlier on. Their seamers tend to hit that really good line, and Leonard kept it fairly simple. You think that was something to learn from the faster bowlers on your side, went with the more change of pace approach? Yeah, I think we didn't bowl well when it's come to in the power play. We didn't started well, and I think that they're the kind of wicket like we just bowl like right top of the off stump. They were good enough, but yeah, we didn't bowl well. But we pulled really well when it's come to bowling in the middle and the death, which is positive for us. कप्तान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी उन्वान पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सलाउद्दीन सल्लू साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत मोतबर नाम, बाहैसियत चीफ सेलेक्टर बड़े अहम फैसले किए इन्होंने। अब इनकी क़यादत में जब ये चीफ सेलेक्टर थे तो शाहिद खान आफरीदी आपने देखा डगआउट में मौजूद थे, सईद अनवर जैसे, मोइन खान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का पार्ट बने। ये इन्हीं की फैसलों की बदौलत नतीजा रहा कि बड़े खिलाड़ियों को हमने देखा, शायकीन क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हुए। लेकिन आज की जो सिलेक्शन कमेटी है वो जो अपना रोल अदा कर रही है वो सवालिया निशान है। दूसरी जाने मुझे ज्वाइन किया है महमूद हामिद साहब ने, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त की जो जूनियर टीम जो थी अंडर 19 खेलने के लिए फाइनल्स तक गई थी, हिंदुस्तान के खिलाफ फाइनल खेला था, उसका भी पार्ट रहे। एशिया कप में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही तो उनका भी पार्ट रहे और बड़े अहम इन्होंने भी फैसले किए। इनकी क़यादत में हमने इस वक्त की जो मौजूदा खेप जो थी पाकिस्तान टीम की मिर्ज़ा साद बेग की क़यादत में वो हमने देखी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद खलील ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खलील आपका भी। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाउद्दीन सल्लू साहब से। सल्लू साहब, आपने बड़े अहम फैसले लिए, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कप्तान शायद फैसले करने की सलाहियत उनमें नहीं है, उनमें वो गर्ड्स नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें कप्तानी कैसे करनी है, किससे क्या काम लेना है। बात की जाए, मैच पूरा ख़त्म हो गया, एशिया कप के दौरान भी हमने देखा जहां आप बॉलिंग करा सकते थे नवाज से, उनसे बॉलिंग नहीं कराई। अब फ़हीम अशरफ को आपने पहले T20 में इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई खौफ है उन्हें, कोई डर है? हाँ, शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। असल में इनकी प्रॉब्लम ये है, कप्तानी अलग चीज होती है और देखिए खेलना अलग होता है। बेशक जरूरी नहीं अच्छा खिलाड़ी अच्छा कप्तान हो। जैसे माजी में बहुत पहले की बात है, कारदार साहब, ही वॉज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन कप्तान उनकी आज तक निकालें दी जाती है। उस जमाने में 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, हनी मोहम्मद साहब और फजल महमूद, तो उन 2 से बड़े बड़े मैचेस दिलवा देते थे। तो जो आप फरमा रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
इस वक्त हमें चाहिए। अब देखिए आपने रखे हुए हैं अजहर महमूद, वाजबी प्लेयर थे, मामूली प्लेयर थे, उनको आपने बनाया हुआ है। फिर वो आसिफ जावेद को सोने पे सुहागा ले आए हैं। तो ऐसे जब खिलाड़ियों को लाएंगे आप तो बात बनती नहीं है। आप लाए जैसे राशिद लतीफ है, जैसे हामिद सुहेल है, जिन्होंने पाकिस्तान की क़यादत भी की है और खेल को समझते नहीं है, तो आपका मयार ऊपर जाएगा, वरना आप तनज़ुली के शिकार होते रहेंगे। बिल्कुल तनज़ली का शिकार होते जाएंगे। सर हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। महमूद आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि साइम अयूब का यूटिलाइज़ करना था, उससे यूटिलाइज़ करने में नाकाम रहे। बात की जाए साइम अयूब को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। कप्तान को, कप्तान का खुद का क्या रोल है, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है। ये जो इतना इबहाम है, इसको हल कौन करेगा? इसके लिए कोई प्लानिंग है या फिर मजीद इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी? जी महमूद आमिर साहब। बड़ी लंबी बात है और इसके अंदर जो चीजें बेसिकली है कि देखो, कप्तान जो है, अगर कप्तान की टीम में जगह नहीं बन पा रही है कप्तान का, तो वो उसका रोल क्या होगा? अगर आप पूरा एशिया कप उतार देख लें और उससे पहले सीरीज उतार के देख लें यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए उसके अंदर उसने क्या कप्तानी की है, इतने ऑप्शन रखने के बाद अभी अगर एशिया कप में देखें, कभी अब्रार से बॉलिंग नहीं करा रहे, कभी नवाज से बॉलिंग नहीं करी, कभी फहीम अशरफ से बॉलिंग नहीं कराई। पिछला मैच अगर आप उतार के देखें तो फहीम अशरफ से कहाँ उन्होंने बॉलिंग कराई, जबकि अगर आप फाइनल फहीम अशरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो आपका तो उसके बाद अगले मैच आप फहीम अशरफ से बॉलिंग नहीं कराते। तो टोटली समझ नहीं आ रहा, चीजें जो है वो होती चली जा रही है। सिलेक्शन नॉट अप टू द मार्क, मतलब आप किसी को भी पिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जिसकी जगह नहीं बन पा रही है उसको टीम में खिलाना चाह रहे हैं आप, और उसकी वजह से कॉम्बिनेशन खराब होता है। अब मुझे बताइए ना कि रिजवान को ड्रॉप होता है T20 से, आप उस्मान खान को किस बेस के ऊपर जब आपने उसको ड्रॉप किया था, उसके बाद कौन खेली थी जहाँ पर पाल खोल दी या फिर कौन सी T20 परफॉर्मेंस की जो कैसे उसकी वापसी हो जाती है? और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं भाई मैचेज हैं, उस्मान खान की नजर से 2 या 3 मैच हैं, सबके कितने फर्स्ट मैच हैं। अब आप लोगों को फर्स्ट क्लास मैचेज से टीम में सेलेक्ट नहीं करोगे तो भाई टीम अच्छी मिलेगी आपको, और आप क्या कर रहे हो? अगर आप चेंज नहीं कर जाओगे तो आपको मैच जिता चाहिए जाओगे। भाई पहले जो क्रिकेटर थे तेंदुलकर यहाँ पर बैठे में, एक लड़के जो आते थे ना लड़के आते थे जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आते थे, उनको एक आइडिया होता था, पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्म करते थे और टीम को जिताते थे। अभी आप मुझे बताइए कि इस टीम के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि मैच विनर है कि आपको वो मैच जिता के देगा? तो जब आप 11 रन पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको वो आपको 10-11 रन की एवरेज से मैच जिता के देगा। जहाँ पर आपको 7-8 रन बचाने हो हर ओवर के अंदर, तो आपको कौन सा बॉलर जो 7-8 रन बचा के देगा? आपके पास आपने इतना मुसीबत चाहिए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। कभी आप अब्रार को खिलाते हैं, कभी आप अभी आपने उस्मान तारिक को भी डाल दिया है, तो मेरी समझ नहीं आ, पहले आप हसन अली को लेकर चले गए, फिर आप मतलब बिल्कुल बात समझ में नहीं आती कि क्या है। और इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद, एशिया कप के बाद, आपने T20 का कप्तान चेंज करना था, तो आपने वनडे का कप्तान चेंज कर दिया। तो मतलब इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस, हम एक मैच खेले थे, परफॉर्मेंस हम 3 बार हो गए। हाँ, यहाँ इन लोगों से 25 मैच हो गए, 110 रन की स्ट्राइक रेट है, ठीक है, मैच मुसलसल आ रहा है, और वो आपसे बयान देते हैं कि हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। अरे पार्टनरशिप तो लगनी है ना, लगानी है ना आपने। आप एक्सक्यूजेस देते हो आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आप उसको बताते नहीं कि भाई ये गलती है। अब जो भी बाबर आजम को आपने एक स्ट्राइक रेट के ऊपर लगा दिया, मैं तो कहता हूँ ये आपका कोच आया है माइक टायसन, उसने जो अपनी टीम भी बनाई है, वो ना स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। देखिए प्लान ए प्लान बी होता है, प्लान ए का सक्सेसफुल नहीं होता, प्लान बी की तरफ जाते हैं आप। इनको तो प्लान ही नहीं समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लान्स नजर नहीं आ रहे हैं, प्लान्स की एग्जीक्यूशन जो है वो भी समझ में नहीं आ रही है।
लेकिन दूसरी जानिब सबसे अहम मौजू ये है कि कप्तान आप लगा देते हैं, उसका नायब होता नहीं है, तो कप्तान का नायब कब आएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस पर मैं चाहूँगा कि मैं सवाल करूँ मोहम्मद खलील साहब से भी, लेकिन शेर से ही मैं शुरू करूँगा। सब्र है तुमको मिलोगे, सब्र है तुमको मिलोगे, कब कहाँ और कैसे खुदा पर ही छोड़ देते हैं। तो खलील साहब, ये जो सब्र था, कप्तान जो है वो तो आ गए, नायब कप्तान आएंगे कब आएंगे? हम पिछले दो डेढ़ साल से यही देख रहे हैं कि नायब कप्तान आएंगे, कब आएंगे और कौन होंगे, कैसे होंगे? ये सारा सिनेरियो जो है इसको कौन डिस्क्राइब करेगा, कौन बताएगा? जी मोहम्मद खलील। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बताइएगा इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो नायब कप्तान है, पाकिस्तान टीम के कप्तान मौजूद है, पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं किसी फॉर्मेट में नायब कप्तान है ही नहीं, तो ये रिवाज ख़त्म करने का कोई बेहतर हिकमत अमली है, आप समझते हैं? देखें, जो भी रवाया चेंज करना है, बज़ाहिर उस पे रिजल्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये तो कहते हैं कि किसी चीज़ को सुधारने के लिए जो है ना, वो इस तरह आप किसी के ऊपर ब्लेम करके या किसी चीज़ को ख़त्म करके नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपने जिस चीज़ को सुधारना है, जिस चीज़ को बेहतर करना है, वो है आपके रिजल्ट। सही बात उसके ऊपर फोकस नहीं है। आप अंदर चेंजिंग कर रहे हो और कभी कप्तान को हटा रहे हो, कभी किसी को, मतलब आप ये वो कहते हैं ना, किसी को भेड़ बकरियों वाला काम कर रहे हैं, खींचातानी वाला काम कर रहे हैं कि उसके ऊपर ब्लेम कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो ये चीज़ें पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर नहीं कर सकती। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, ये तो बड़ा एक अहम आपने चीज़ों पर तफसीलन अपना जो है इब्तिदाइया दिया, लेकिन एक और बड़ा अहम मौजू है, और वो मौजू ये है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर सिलेक्शन कमेटी इस वक्त की सिलेक्शन कमेटी को करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर कहाँ है? क्रिकेट फैंस का ये पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी से सवाल है। तैयब ताहिर इस वक्त डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हुए नुमाया नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर उमर अकमल भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ जहां दोनों सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त की डोमेस्टिक सीज़न के जो परफॉर्मर्स है, क्या उनके साथ इंसाफ होगा? तो कब होगा? साथ साथ दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस अंदाज के परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो टीम है T20 में, जिसमें मिडिल ऑर्डर दूरस्त नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ओपनिंग पेयर्स का तसलसल नज़र आ रहा है। सलाउद्दीन सल्लू साहब, आप जब चीफ सेलेक्टर थे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने बड़े अहम फैसले किए, बड़े मुस्बत फैसले किए, जिसके दूरस्त नताइज सामने हमने देखे। पाकिस्तान भर के खिलाड़ियों को आपने जो अपॉर्चुनिटी दी, आप समझते हैं इस वक्त की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको तो मिडिल ऑर्डर सेट करने में अभी तक टाइम लग गया है, वो अभी तक समझ नहीं पाई है 1-1.5 साल के अंदर कि ओपनिंग पेयर क्या होगी, मिडिल ऑर्डर में कौन होगा? मुझे याद है आपने सईद अनवर को मौका दिया था और इसके बाद वो पाकिस्तान के लिए जो है मास्टर ब्लास्टर साबित हुए थे। तो यहाँ जो ये फैसले हो रहे हैं, बंद दरवाजों में, बंद कमरों में फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन उसके कोई नताइज नहीं है। जी सल्लू साहब। जी महमूद हामिद साहब, आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे काइंडली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये क्या गलतियां कर रही है बार बार हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है? देखो, मैं एक चीज बता दूं, देखो आपने इतनी जिम्मेदारियां कुछ लोगों को दे दी हैं, ठीक है? आपने सिलेक्शन कमेटी में एक बाहर को भी डाला है, ठीक है? सिलेक्शन कमेटी में उसका मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस है सिलेक्शन के अंदर? सही कुछ बताएंगे? कोई सिलेक्शन का कोई आपके पास अजहर अली है, असल शफीक है, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो है वो वुमेन्स का भी सिलेक्शन है, अंडर 9 का जूनियर भी सिलेक्शन हो गए हैं अजहर अली के साथ, और पाकिस्तान टीम को भी देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि पिछले दिनों के अंदर आपकी प्रॉपर जूनियर सिलेक्शन कमेटी होती थी, जो कि ग्राउंड के अंदर देख रही थी, उसके रिजल्ट भी आपने देखे कि जब प्लेयर्स का पता चल गया था, उसके रिजल्ट भी करके आए 19 के, राइट? उसके बाद जो आपकी सीनियर सिलेक्शन कमेटी थी, वो भी ग्राउंड में जाकर के वो आपको देख रही थी, प्लेयर्स को देख रही थी। और अब मुझे आप बताइए कि अब आप कहाँ जाएंगे? आप लड़कियों में भी जाएंगे, आप अंडर 19 को भी देखेंगे,
आप जो है वो बड़ी टीम को भी देखेंगे। तो आप मुझे बताएं ना, आप कैसे देख सकते हैं, कितनी टीमों को कैसे देख सकते हैं? आपने रोल को डिवाइड ही नहीं किया हुआ भाई। आपने एनसीए का हेड भी एसएसपी को बना दिया है, आपने सारी सिलेक्शन भी उसको दे दी है, वो वुमेन्स में भी उसको दे दी है, मेन्स में भी उसको दे दी है, अगर अभी अंडर-19 भी देख रहे हैं, अगर अभी बड़े 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 भी देख रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं ना, जब प्लेयर्स को आप देखोगे भी जाके, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया इनसे पूछा जाए ना, जब टीम अनाउंस होती है लेकिन भाई, ये भी तो सवाल उठ रहा है, आपने बाबर आजम की, महमूद हामिद वापसी करा दी, आपने वापसी करा दी नसीम शाकी और उस्मान खान की, तो आजम खान का क्या कसूर है? वो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, तो क्या इसके लिए पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं बन सकते? जबकि जो इस वक्त की जो हमारी मैनेजमेंट है, जो चाहती है कि विकेट कीपर बैटर हो, जो छठे सातवें नंबर पर खेले, मिडिल ऑर्डर में आकर लोअर मिडिल ऑर्डर में जाके, जहां हमें 16 से 20 ओवर्स का खेल होगा तो वहां वो जो है हार्ड हिटिंग करे, तो वैसा जो प्रोडक्ट है वो तो आजम खान की शक्ल में मौजूद है, लेकिन आजम खान पसंद क्यों नहीं है? क्या वजह है? मैं वही बात करने चाह रहा हूँ कि आजम खान मोइन खान का बेटा है, उसके ऊपर से बड़ी तनकीद शुरू हो जाती है। आप ये नहीं देख रहे, ये नहीं पूछ रहा जा रहा कि भाई जब सिलेक्शन हुई, उस्मान खान की सिलेक्शन कैसे हुई, सही किस बेस के ऊपर हुई? मतलब ये क्वेश्चन है ना। बाबर आजम ने, अगर आप बाबर आजम टीम से आउट होता है तो वो कौन सी परफॉर्मेंस अचीव करके या अपने ऊपर काम करके वो वापस टीम के अंदर आता है और आके वो चीजें सही करके आ जाता है? आप कहाँ पर हो क्रिकेट के लिए, वो बता दीजिए। अब मैचेज हो रही थी, आप कैंप लगा के बैठ गए, वहां पर कैंप से ज्यादा बेहतर नहीं करके कर लेता, लाहौर मैच प्रैक्टिस करके मैच खेल लेता, वो ज्यादा बेहतर नहीं था। लेकिन कैंप लगाना बहुत जरूरी है। कैंप के अंदर तो आपको जितना चाहे आउट हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप मैच खेलते वहां पर आप आउट होते तो आपकी बैटिंग में बारी आनी थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिस्टम जो है इसी तरह चल रहा है। करते हो ना भाई, आपको इनको बोलना चाहिए था, जाओ फर्स्ट क्लास पहले खेलो और काम करो, देन कम बैक। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है महमूद हामिद साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा इस पर मैं जो है टेक ले लूँ मोहम्मद खलील की जानिब से ही। मोहम्मद खलील साहब, आप इस चीज़ों को बड़ा बेहतर समझते हैं, आप जब यंगस्टर थे, आप भी टीम का पार्ट थे, डोमेस्टिक में आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन इट वाज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि रज़ाक और अज़हर महमूद जो हैं, शायद उनकी लॉबी ज़्यादा अच्छी थी, उनको बहुत जल्दी चांस मिल जाता था, जबकि आपकी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर थी डोमेस्टिक के अंदर। तो ये जो सिस्टम है, इसका सामना आपने भी किया, आपको भी पता है। और तो मुझे काइंडली बताइएगा, इस वक्त जिस तरीके से ये तमाम खिलाड़ी आ रहे हैं, तो क्या तैयब ताहिर को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए? उसका चांस नहीं बनता, जबकि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा है, वह रनों के अंबार लगा रहा है, उसने सेंचुरी की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, क्या वो डिजर्व नहीं करता T20 या इसका पार्ट बनने के लिए मिडिल ऑर्डर के अंदर कहीं यूटिलाइज हो जाए? ताबिश, आपने मेरे से ना 4-5 सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं। ठीक है, हामिद भाई ने बड़ी अच्छी जो है उसको आपको ब्रीफ कर दिया कि ये कहाँ कहाँ पे फ्लॉज हैं, और ये फ्लॉज आज के नहीं हैं, ये फ्लॉज आपको पिछले 20 साल भी आप उठा के देखेंगे तो आपको ये चीजें वहां पे नजर आती हैं। लेकिन मेन जो देखिए, इसको बेहतर करना कैसे है, हमने इसकी बेहतरी की तरफ जाना है। इसको हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये एक चीज कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि जी आप जब प्लेयर थे तो आप बड़े यंग एज में मैं पाकिस्तान जो है उसको रिप्रेजेंट कर गया था। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक चीज ये थी कि देखें, मैं वही बात करूंगा कि जब आप किसी प्लेयर को टू अर्ली चांस देते हो, हम PSL से उठाते हैं, पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं। सलू भाई सिलेक्शन कमेटी में थे, इनसे पूछें कि अगर जो इन्होंने ग्रेट प्लेयर्स दिए हैं उसके पीछे राज क्या था कि आप एटलीस्ट आपका प्लेयर जो है वो 6 से 7 सीजन खेला होता था फर्स्ट क्लास का, देन आप उसको पाकिस्तान खिलाओ, फिर आप जब उसमें हंगर होगा और उसको फर्स्ट क्लास के 6-7 सीजन खेलने का मतलब है कि उसको फुटबॉल नजर आना शुरू होता है, बॉल, ठीक है, तो फिर वो आप उसको T20 खिलाओ, भले आप उसको वनडे खिलाओ, भले आप उसको टेस्ट खिलाओ, फिर वो आपको ग्राउंड पे नजर आएगा कि हाँ भाई ये एक प्रोडक्ट पाकिस्तान बोर्ड ने तैयार करके इसको टीम में डाला है। T20 परफॉर्मेंस पे आप उठा के टीम में डाल देते हैं और फिर आप उनको कहते हैं कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, इस ये कोच चेंज कर ले। तो कोचेज चेंज करने से या कुछ चेंज करने से नहीं होगा, आपको जितवा के देना है आपके प्लेयर्स ने। तो आपको अपने प्लेयर्स की ग्रूमिंग और अपने प्लेयर्स को, अपने प्रोडक्ट को ऐसा तैयार करके मैदान में उतारें कि दुनिया देखे उसको। हम दुनिया की एग्जांपल्स देते हैं,
हम ऑस्ट्रेलियन कोचेज भी लेके आते हैं, लेकिन आप उसके पीछे देखो सही कि आप उसको प्रेशर तो नहीं डाल, वो अपने जो ऑस्ट्रेलिया अगर कामयाब है तो आप उसके पीछे देखें कि वो कभी भी उनको उनकी सिलेक्शन कमेटी को कोई प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को भी प्रेशर, कप्तान को भी प्रेशर। तो वो प्रेशर कहाँ पे आपको नजर आता है? ग्राउंड के ऊपर, फील्ड के ऊपर। जब उसमें से हवा, गुब्बारे में से हवा निकलती है तो फिर वो सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ये चीजें हैं, अगर ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर ले तो आप अपनी क्रिकेट को, अभी भी आपके पास वर्ल्ड कप के लिए टाइम है, तो आप उसको एक कम्पैक्ट टीम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक बेहतर टीम तैयार कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक और मौजूद है जिस पर बात करेंगे। बाबर आजम पाकिस्तान टीम में तो आ गए, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। क्रिकेट के जो शायकीन है उनका मानना है कि बाबर आजम तो वापस आए हैं, लेकिन वो बाबर आजम अब नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के लिए 319 दिन के बाद T20 के एरियर में वापसी करने वाले कौमी क्रिकेट टीम के साबिक T20 कप्तान बाबर आजम की स्क्वाड में वापसी तो हुई, लेकिन जहां उन्होंने रोहित शर्मा का एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम करना था, उसे वो खासा हासिल करने में नाकाम साबित हुए। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 4000 रन बनाने वाला रिकॉर्ड बाबर आजम से ही जो है मुकम्मल होने की कुछ रन ही उन्हें दरकार हैं कि आए वो उन्हें मुकम्मल करें। 122 इनिंग्स में बाबर आजम ने अब तक 3934 रन बनाए हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने 23 T20 के अंदर 1000 रन, 2000 रन और 3000 रन बनाए हैं। बाबर आजम की जानिब से जिस अंदाज के टॉप ऑर्डर में बैटिंग की गई है, तो वहाँ भी उन्होंने कई जो इनामात हैं अपने नाम समेटे हैं, और ये एजाज़ भी उन्हें हाथ से लेके आया। वो T20 के कप्तान होने के साथ साथ 3 सेंचुरियाँ बनाने वाले T20 के वाहिद पाकिस्तान की तरफ से कप्तान रहे हैं। महमूद हामिद साहब, अभी वो बाबर आजम नहीं रहे जिनका मैं इब्तदाइया पढ़ रहा था, जिनकी मैं तमीद बांध रहा था। आप क्या समझते हैं, वक्त के साथ बाबर आजम को आपने इतने दबाव में डाल दिया है कि आप बाबर आजम को शायद कोशिश कर रहे हैं वो फ़ख्र ज़मान बन जाए, उसका स्ट्राइक रेट पर आपका फोकस है, उसका खेल आपने ख़राब कर दिया है? बिल्कुल सही बात है। वो एक लेना तो वही है डायरेक्ट भेजने का। आपने तो स्ट्राइक रेट पे लगा दिया, आप जो है वो पता नहीं किसके साथ आ रहे हैं भाई। उसको भाई विकेट पे रहेगा तो रन करेगा ना, समझे ना। आप जाके उसको चाहते हैं कि वो बड़ी एक मारे भाई, वो ग्राउंड शॉट मार के चौके मार रहा है, तो खेलना आता है, ऐसी रन भी बनाए गए। महमूद भाई ये भी तो बता दें वो कौन से मौसूफ कोच हैं। महमूद भाई मैं चाहूँगा आप ये भी बता दें वो कौन से मौसूफ कोच हैं जिनकी क्लिप हमने भी देखी, यकीनी तौर पे आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जो बाबर आजम को उस तरीके से स्लॉगिंग करना सिखा रहे हैं। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसपे आप बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी पेज देखिए आपने। अगर आप कैंप के अंदर देखते हो जो आपको थ्रो डाउन करा रहा है, उसकी पेज क्या आ रही है। मैच के अंदर जिस बॉल को वो खेलने गया है वो उसकी पेज 140 प्लस पेज थी वो शॉट के लिए। जब भी वो आ ही रहा था कि बॉल लगने के बाद किसी बॉल में चली गई। बेशक भाई बैटिंग को आपको बैटिंग कोच जो सिनेरियो बेसिस के ऊपर लड़कों को वो प्रैक्टिस कराए कि सिनेरियो क्या चल रहे हैं। आप सिर्फ स्ट्राइक रेट से मत चले भाई, खुदा के वास्ते आप अपने सिनेरियो को डिफाइन करें कि आपका ये नंबर के जो प्लेयर है इसका सिनेरियो ये आएंगे, ये इस तरह खेलेगा। आपका जो 4-5 नंबर का प्लेयर है उसका ये सिनेरियो होगा, तो ये खेलेगा। और मैच वाइज मैच चल कैसे रहा है आपने वो स्टडी की जानी है। ऐसे के सामने की बॉलिंग क्या है, वो कहाँ बॉलिंग करता है, उसकी पेस कितनी है, वो कितनी स्लो वन करता है, कितनी शॉर्ट बॉल करता है, ये पेस को बताना है, ये उनके साथ काम करना है आपने मैच के ऊपर। आप डाउन को करने वाले भाई, थ्रो डाउन के 1000 आपको मिल जाएंगे, इसमें पूरे पाकिस्तान में सारे थ्रो डाउन करने वाले हैं, तो आप उनको रख लें। तो भाई खिलाड़ी को खुद को पता होगा कि अरे प्लेयर मैं उस सिनेरियो से गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि यार इस पोजीशन में मुझे कैसे लेकर चलना है टीम को। अब मैं आपको छोटी छोटी अभी अगर आप वुमेन्स क्रिकेट देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देखें, तो यूएस की टीम को देखें कि जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं और 340 रन को उन्होंने खेल किया है। तो यार जब दूसरी टीमें अच्छी होती चली जा रही है
और उनको वाइस और तो ना आ रही है तो 340 रन को देख कैसे करना है। हमारी टीम को समझ ही नहीं आता कि अगर हम 200 रन अगर हमें चेस कर रहे हैं तो हमें चेस करने कैसे हैं, समझे ना। और हमारी बॉडी को अगर 200 रन डिफेंड करने तो कैसे डिफेंड करने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। तो पाकिस्तान टीम में जो कप्तान बड़े बड़े अच्छे कप्तान थे ना, भाई वो किसी तरह से लीड कर सके, उनकी से उनको परफॉर्म कर सकते थे। तो टीम में उनका एक जबरदस्त तीनों फॉर्मेट के ऊपर परफॉर्मर नहीं, तो भाई आप कैसे डोमिनेट कर सकते हैं उन प्लेयर्स को। अब वो आके जो है वो इस तरह से बैक शॉट मार के आउट हो जाता है, तो वो टाइम को क्या बोलेगा कि टाइम तुम ये वाले शॉट नहीं खेलो, तुम ये ना करो। अच्छा, उस्मान खान को ये बोलेगा कि तुम निकल के नहीं मारो। ये तो बड़ी अहम बात है, लेकिन हैरत इस बात पर भी है ना महमूद आबिद साहब, आपके भी 9000 समथिंग रन हैं, आपने डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन आप समझते थे जो कोच आपके पाए का कोच नहीं है, जो आपको गलत मशवरा दे रहा है, तो आप उसको बताएं कि भाई आपका मशवरा मेरे लिए सूदमंद साबित नहीं होगा, मेरी क्रिकेट के जो टेक्निक है, टैक्टिक्स हैं, जो मेरी क्लास है वो ख़राब हो जाएगी, तो आपने भी उसको शटअप कॉल देनी है। बाबर आजम बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने क्यों उस तरीके से पेश आ रहे, क्या वजह है इसकी महमूद आमिद साहब? देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ काबिश, जब आप उस लेवल ऑफ क्रिकेट खेलते हो ना, तो आपकी सेल्फ असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप कोच के साथ काम नहीं होता, आपको भी पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपने कहाँ से बदलना है, आपने कैसे निकलना है अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो मैं ये देखता हूँ कि असल में देखेंगे कि you show me the face, I tell you the rules. The rules are the different places. कि आपने एक ही फ्रेंचाइजीज का रोल है ना, वो कोई बोलता नहीं है। फ्रेंचाइजीज का रोल बहुत बड़ा है। इस वक्त एक फ्रेंचाइजीज वो डोमिनेट कर रही है, वो अपने प्लेयर्स को भी डाल रही है और अपने साथ जो तरह की कोचिंग लोगों को भी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग ये चीजें नोट करें कि यहाँ पर फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। अगर मेरिट के ऊपर चीजें होने लगे, आपको चीजें अच्छी लगेगी कि कौन ऐसा है कि जो कि टीम को ऊपर लेकर जा सकता है, किस तरह काम हो सकता है, तो वहां पर आप ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो जो भी आ रहा है उसको लगा दो, उसका कॉन्सेप्ट कभी बाकी यहाँ पे जो भी आ रहा है इसको उसको लगा लो, लेकिन एहलियत और काबिलियत देखी नहीं जा रही है। बड़ा बेहतरीन आपने इस पर तज्जिया किया। मोहम्मद खलील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में शायद बहुत सारे ऐसे मोतबर नाम हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी दे दी जा सकती है, लेकिन कामरान अकमल ने भी एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसका एवरेज 10 का नहीं है वो आपकी टीम का बैटिंग कोच बना हुआ है, उसको बैटिंग का कुछ पता नहीं है, सारे पुरानी बातें वो जो है चीज़ें लेकर आता है टेक्निक्स और अपने को चैंपियन समझता है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, राना नवीदुल हसन साहब मौजूद हैं, आप लोगों को भी कोई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं ताकि सिस्टम बेहतर हो जाए। शोएब मकसूद मौजूद है, फिर मैं बैटिंग के अगर तरफ आऊँ तो यासिर हमीद मौजूद है, मोहम्मद समी मौजूद है, बॉलिंग में उसे का यूज़ किया जा सकता है, तौफीक उमर मौजूद है, इमरान नज़ीर मौजूद है, हसन रज़ा मौजूद है, महमूद हामिद साहब खुद मौजूद है। तो ये इतने सारे नाम हैं, इनको अपॉर्चुनिटी देने के बजाय अहलियत भी इनके पास है, काबिलियत भी मौजूद है, तो इनको क्यों नहीं दी जाती है? रावेश भाई, जो महमूद भाई ने अभी आपको ब्रीफ किया है ना, वो बड़ा उन्होंने स्मूथली और हर चीज को उन्होंने ओपन करके ना आपको ब्रीफ कर दिया। ठीक है, मैं उनकी बात को हर चीज को सेकंड किया। ठीक है, दूसरा जो आप सिस्टम की बात कर रहे हो, कोचेज की 10 की एवरेज है, वो देखो वो 10 की एवरेज या 15 की एवरेज वाला जो भी है, वो उसको पॉइंट किसने किया है? देखिए, वो मेरिट पे आया है, क्योंकि इसके बाद भी क्वालिफिकेशन है ना आपकी कोचिंग की भी। प्लेयर्स का एक पार्ट अलग था, वो जैसे भी था वो एक लेवल तक जब पहुंचता है तो उसमें वो एबिलिटी होती है तो वो पाकिस्तान खेलता है। प्लेयरी में नो डाउट, जैसे भी आप बाबर की बात कर रहे थे, बाबर की आपने जैसे तारीफ की और तारीफ करने के बाद आपने पूछा कि उसने रन क्यों नहीं परफॉर्म करा, क्योंकि जब आप कम बैक करते हो तो आप अंडर प्रेशर होते हो, स्पेशली बाबर वाले केस में, क्योंकि बाबर कप्तान से एज अ प्लेयर आया, प्लेयर से फिर अपनी पोजीशन छोड़ के फिर वन डाउन पे आया, मतलब उसके ऊपर हर तरह का क्रिटिसिज्म था, हर तरह का प्रेशर है उसके ऊपर। तो इस तरह का प्लेयर आगे अगर आप कोचेज उसको जैसे भी बोल रहे थे कि जी कोचेज कहते हैं कि जी आप आगे जाके इम्प्रोवाइज करो, आप जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में है,
तो बाबर वैसा प्लेयर नहीं है। बाबर आपके पास सॉलिड प्लेयर है जो आपकी इनिंग्स को बिल्ड करता है। मशीन रन जरूर है, लेकिन मशीन रन को टाइम चाहिए। वो T20 में एकदम से जाके आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमें स्ट्राइक रेट चाहिए, तो वो स्ट्राइक रेट के चक्करों में वो अपनी विकेट गवा बैठा। प्लेयर में कोई शक नहीं है। दूसरा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी में आप आ जाएं और बड़े सारे लोग पड़े हुए हैं, तो जब हम भी आएंगे तो अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी इसी तरह क्रिटिसाइज होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये थैंकलेस जॉब है फॉर द क्रिकेटर। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, जैसे अभी बहुत सारी चीजें जिसको बेहतर कर सकते हैं, कम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना और उसमें लॉयल्टी दिखाना, ये बड़ा काम होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह कोचिज की बीमार लगी हुई, ठीक है, उन्होंने जितने एक्स क्रिकेटर थे सबको कोचिंग में लगा दिया। वहां पे चार आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अपने सिस्टम को कितना खोखला कर रहे हो, क्योंकि आप एक चीज को पास में अगर आप लेके जाएं तो ये चीज जितनी कम्पैक्ट होगी उतनी सॉलिड चीज लेकिन मुझे खलील भाई ये बताएं, ये तो हमने भी देखा, इन्वॉल्वमेंट डाल देंगे। खलील भाई ये बताइएगा, ये तो हमने भी देखा कि काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। आपसे रब्ता किया किसी ने, कहा कि मोहम्मद खलील हम चाहते हैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए? मैं खुद नहीं करना चाहता। मैंने मेरी जो अपनी ख्वाहिश थी वो अंपायरिंग की थी कि मैं अंपायरिंग कोर्स करूं और मैं एज ए अंपायर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं चाहते थे, कुछ लोगों ने नहीं उस वक्त एक्सेप्ट किया, क्योंकि आई थिंक पहला टेस्ट क्रिकेट होना था जो अंपायरिंग के तरफ जिसकी तवज्जो थी। लेकिन एनी हो, बिल्कुल कुछ फैसले अल्लाह करता है और वो बेहतर होते हैं और बेहतरी के लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। मैं चाहूँगा मैं जो है इसी मौजू पर गुफ्तगू करूँ जनाब महमूद हामिद साहब के साथ भी। महमूद हामिद साहब, हमने देखा जिस अंदाज से जो है माइक हेसन की एक वीडियो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमने चांस जो है दिया है बाबर आजम को और फ़ख्र जो है वो ODI के लिए अपने को वहाँ नज़रें उनकी हैं, वो ODI के लिए अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करना चाहते हैं। हमने कहा कि फ़ख्र जमान जो है वो डोमेस्टिक में जाए, रन्स करे, वहाँ परफॉर्म करे तो हम उसको ODI के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ये भी घबराहट है, ये भी हिचकिचाहट है, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि मैंने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि फिर आपसे पूछा जाएगा किस कारकर्दगी की बुनियाद पे किया गया, यही वजह? मुझे तो कुछ सवालों के जवाब से बड़ी हंसी आती है कि वो सीडीओ टाइप आप जवाब देते हो, आपके पास कुछ चीजों की क्लैरिफिकेशन ही नहीं होती कि आप कर क्या रहे हो, आप टीम बनाना चाहते हो। हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि हम आगे वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं, तो भाई आप तो टीम चेंज करते रहते हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आपने जो बेंच दे रहे हैं आपके, अभी तक वकील जूनियर का आपने चांस नहीं दिया हुआ है, आप उसको सिर्फ लेके चले जा रहे हो, लेकर चले जा रहे हो। भाई उसको खिलाओ तो आप क्या, आपकी स्ट्रेटजी है आप मुझे बताओ ना। आपने टाइम को ऑलराउंडर बना दिया, बैटिंग को आपने तहस कर दिया, बॉलिंग करना चाहते हैं आपने उसको, समझे ना। आप उसकी बैटिंग से हट गए। मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि भाई सर ये तो साइम को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऑलराउंडर हैं, बैटर हैं, बॉलर हैं, ये तो बेचारे वो खुद कंफ्यूज हैं। अब ऐसा लग रहा है नो लुक शॉट के बाद पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी भी उनको नो लुक देगी। नहीं, वही बात है, लेकिन उनको बहुत टैलेंटेड है। और मुझे ये बात बताए ना कि एक प्लेयर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, वो एकदम उसका डाउनफॉल आता है, तो डाउनफॉल से वो निकल नहीं रहा। तो आप एज ए कोच, आप एज ए मेंटर जो भी है, आप उसको क्या मोटिवेट कर रहे हो कि वो निकल नहीं पा रहा। तो जाके पहली बॉल से वो शॉट खेल देता है जो कि उसको पिच नहीं लगना था, ठीक है। तो अभी अगर पिछला मैच भी देखें, वो कैच अगर नहीं जीतता तो वो 34 रन भी नहीं कर पाता। तो आपको बहुत सारी चीजें भाई देखनी है, आपने किस तरह मैच खिलाना है। आपने अभी आपसे बात की है कि फखर को ड्रॉप करके कहाँ खिलाना है, ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी। बड़ा अहम आपने नुक्ता इस वक्त हाईलाइट किया प्रोग्राम के इख्तिताम में। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर मेरे साथ मौजूद थे महमूद हामिद साहब, मोहम्मद खलील और सलाउद्दीन सल्लू साहब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।